यूपीएससी CDS 1 मेंस PYQ 2025 का कर रहे थे डिस्कशन हम लोग। तो 100 तक क्वेश्चन नंबर 100 हो गया था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर कि क्या हो गया था, 110 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ ऑप्शन नंबर ए रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ मर्थियर्स, ऑप्शन नंबर बी रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी पीस, ऑप्शन नंबर डी सेल्फ रिलायंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लेट्स चेक वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्योंकि जनवरी 1, 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चेयर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली साल 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोक्यूरमेंट सिस्टम को सिंपल बनाना, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस करना और स्ट्रक्चरल सिंक्रलाइजेशन थिएटराइजेशन को जल्दी पूरा करना, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए और सी क्यों गलत है? रिहेबिलिटेशन और पीस ये सब मतलब डिस्ट्रैक्टिंग टर्म्स है, ऐसी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन साल के लिए नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि सेल्फ रिलायंस हालांकि मिनिस्ट्री का मुख्य अध्याय मतलब आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस है, पर कोर टाइटल ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रखा गया था। ध्यान रखिए कि इससे पहले मतलब इंडियन आर्मी ने साल 2024 ऑफ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब ये कहाँ से पूछा गया था? तो ये पूछा गया था करंट अफेयर्स डिफेंस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी नेशनल इवेंट से। पास मतलब प्रीवियस ईयर यूपीएससी CDS मिलिट्री डेज ईयर और कॉरपोरेट ऑपरेशंस पर हमेशा सवाल पूछता है। CDS 2018 में इंडियन नेवी के स्पेशल ईयर थीम पर क्वेश्चन आया था। ये डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर का ट्रेंड है जो हर साल अल्टरनेटिव ईयर 1 से 2 बार हिट करता है, ठीक है। अब ये क्या करंट में बना हुआ था? तो जी हाँ, ये करंट में बना हुआ था। CDS 1 2025 के ठीक पहले जनवरी 2025 में हुआ था, इसलिए ये हॉट टॉपिक बनकर तुरंत पेपर में दिखा। ये दिखाता है कि एग्ज़ाम से दो तीन महीने पहले के हाई प्रोफाइल MOD डिक्लेरेशन कितने क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। अब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और थिएटराइजेशन को लेकर पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा किस चीज़ की चल रही है? डिफेंस सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की टोन ऐसी बड़े स्केल्स की बॉडी हमेशा कंप्रेहेंसिव रिफॉर्म्स को ही टारगेट करेगी, ठीक है। अब हाउ टू आस्क फ्यूचर इन एग्जाम। Which wing of the Indian Armed Force observed the year of 2024 as the year of technology absorption? ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन कोस्ट गार्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। Which of the following statement about open network for digital commerce is are correct? ऑप्शन नंबर 1 है इट वाज लॉन्च इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2 है इट्स एम इट इज इस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है इट्स एम इज टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इंडिया हैज सस्पेंड China in 2024 in retail penetration. So option number A 1 2 3, option number B 2 3 1 2, option number C 2 3 और option number D 3. Option number 2 is right, only 1 or 2. Select देखते हैं क्यों सही है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ONDC को दिसंबर 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट लॉन्च किया गया था, इसलिए ये सही है।
ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही है? क्योंकि इसका मुख्य टारगेट एम इंडिया में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज मतलब सबके लिए आसान और बराबर करना है। इसका फ़ायदा ये है कि छोटे किराना दुकानदार और लोकल सेलर्स बिना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को बड़ी कमीशन दिए डायरेक्टली ओपन मार्केट पर अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। बट ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है? क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर हाइपर एग्जरेगेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर है। चाइना का ई रिटेल पेनेट्रेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा से एक है, लगभग 30 से 40%, जबकि इंडिया का एक रिटेल पेनेट्रेशन तेज़ी से बढ़ने के बाद भी अभी सिंगल डिजिट लगभग 7 से 8% के आसपास ही है। इंडिया ने चाइना को 2024 में इस मामले में पीछे नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या है, कहाँ से पूछा गया था? इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और इकोनॉमिक सर्वे करंट स्कीम से। पास्ट ईयर में ये पहले पूछा जा चुका है CDS में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, ONDC, ओपन सोर्स प्रोटोकॉल्स पर पिछले 4 सालों में 4 से 5 बार सवाल आ चुके हैं। UPSC 2022 में डिजिटल सर्टिफिकेट्स और प्रोटोकॉल्स पर पूछा था। CDS 2023 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बदले रूल्स पर सवाल आया था। ठीक है, करंट अफेयर्स कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो ONDC कंसिस्टेंटली 2023 से लेकर 2026 तक न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि इसने फूड डिलीवरी जोमेटो स्विगी को टक्कर देने के लिए नामा यात्री मतलब ऑटो बुकिंग ऐप और हैंडीक्राफ्ट को नेटवर्क पर जोड़ा शुरू किया है। जनवरी-फरवरी 2025 ONDC के ट्रांजैक्शंस में नए रिकॉर्ड्स छुए थे, जिसे वजह से ये स्टैटिक करंट मिक्स सवाल बना। ठीक है, लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो स्टेटमेंट 3 को ध्यान से पढ़े। इंडिया हैज़ सरपास्ड चाइना 2024 ई रिटेल पेनिट्रेशन। UPSC में जब भी 2 बड़े देश जैसे इंडिया और चाइना या इंडिया वर्सेस US का कंपैरिजन किसी साल 2024 के एक्सट्रीम डाटा के साथ दिया जाए तो 90% चांसेस होते हैं कि वो गलत या फैब्रिकेटेड होता है। जैसे ही आप स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन A, C और D अपने आप कट जाएगा और बिना किसी कन्फ्यूजन के ऑप्शन नंबर B तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम। तो विथ रेफरेंस टू द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC consider the following statement. Option 1, it operates on an open source protocol, breaking proprietary platform centric monopolies. Option 2, it is a profit making public sector enterprise under the Ministry of Electronics and Information Technology. सो ऑप्शन नंबर ओनली 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि ONDC एक नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है जो DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113, इंस्पायर मनक स्कीम। तो ये क्या है? क्वेश्चन है, मिलियन माइंड्स एग्यूमेंटिंग एनिमल नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। Manak, a scheme under the flagship program Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Inspire caters to. ऑप्शन ए है द कॉलेज स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्टडिंग इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द एज ग्रुप ऑफ 1925. ऑप्शन बी द रिसर्च स्कॉलर्स इन रिकॉग्नाइज रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. ऑप्शन सी है द कॉलेज टीचर्स ऑफ द कंट्री. ऑप्शन डी है द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 in the age group of 10 to 15. ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट. ठीक है, द स्टूडेंट चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास
स्टडिंग इन क्लास 6 to 10 इन द ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, क्यों सही है ऑप्शन नंबर डी? क्योंकि इंस्पायर मार्क स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF मिलकर चलाते हैं। इसका टारगेट ऑडियंस स्कूल का मतलब स्कूल को बचाना है जो क्लास 6 से 10 में पढ़ते हैं और जिनकी 10 से 15 साल के बीच में है जिनकी एज। ठीक है, इनका मकसद देश के लाखों बच्चों के दिमाग में छुपी इनोवेटिव साइंटिफिक आइडियाज़ को निकालना और उन्हें 10,000 का अवार्ड देकर उन्हें साइंस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है। सो दैट्स द रीज़न इंस्पायर मनक स्कीम यही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी क्यों गलत है? क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स के लिए नहीं है। हालांकि इंस्पायर के बाकी कंपोनेंट्स जैसे इंस्पायर फेलोशिप और इंस्पायर फैक्चुअलिटी स्कीम्स हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, पर मनक मिलियन माइंड्स कंपोनेंट सिर्फ स्कूल लेवल इनोवेशंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूछा गया था बुक चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, जनरल साइंस प्रमोशन। सोर्स है इसका करंट अफेयर इंडिया ईयर बुक एंड साइंस चैप्टर से। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है क्या? तो एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने वाली स्कीम पर UPSC हमेशा फैक्चुअल रहता है। ठीक है, फोकस्ड रहता है। और CDS 2019 में अटल थिंकरिंग लैब से ATL पर पूछा गया था। ठीक है, CDS 1 2021 में KY मतलब KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोटेशन योजना के एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स पूछे गए थे। इस सेक्टर से अब तक 3 से 4 बार डायरेक्ट सवाल रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मतलब सही है स्कीम्स के बारे में जो करंट में रहेगा। और ये 24 के एंड और अर्ली के इंस्पायर मनक के नेशनल इनोवेशन कॉम्पिटिशन के अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थे, जिसमें छोटे बच्चों के लाए गए सूटेबल इनोवेशन जैसे स्मार्ट फार्मिंग टूल्स, वेस्ट मैनेजमेंट टिच को काफ़ी मीडिया कवरेज मिलती है। ठीक है, टॉपिक लॉजिक टू ट्रिक टू सॉल्व इन एग्ज़ाम। तो ये है नेम में वर्ड है मिलियंस माइंड, मतलब कि मिलियन दिमाग, इतने बड़े स्केल्स पर दिमाग मिलियन लाखों सिर्फ स्कूल लेवल पर ही मिल सकते हैं, क्योंकि हायर रिसर्च या कॉलेज लेवल पर देश में गिन चुके थाउजेंड्स में ही जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के रॉ आइडियाज़ को कैच करने के लिए मिलियन माइंड्स फ्रेज यूज़ किया जाता है, जो सीधे 6 to 10 ऑप्शन डी की तरफ इशारा करती है। ठीक है, अब हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम क्वेश्चन। द इंस्पायर मनक schemes frequently seen in news is jointly executed by which of the following bodies? ऑप्शन ए है नीति आयोग एंड इसरो। ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड CBSE। सो ऑप्शन बी इज राइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 क्या है ये? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो खेल पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? ऑप्शन 1 है श्री गणेश डी। ऑप्शन बी है श्री हरमनप्रीत सिंह से। ऑप्शन नंबर 3 है श्री प्रवीण कौर और ऑप्शन नंबर 4 है मिस मनु भाकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं और आर करेक्ट कैसे है। खेल ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर ए ऑल आर करेक्ट।
तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जनवरी 2025 को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 घोषणा की थी, जिसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 17 2025 को राष्ट्रपति भवन में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस साल देश के सबसे ऊंचे खेल सम्मान खेल रत्न से इन चारों शानदार खिलाड़ियों को नवाजा गया है। ठीक है, शानदार खिलाड़ियों को नवाजा गया है, चारों खिलाड़ियों को। ठीक है, श्री गुकेश डी चेस का है, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तक का सफ़र तय किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में लीड किया। ऑप्शन 3 श्री परवीन कौर पैरा एथलेटिक हाई जंप में शानदार परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, और ऑप्शन 4 मिस मनु भाकर शूटिंग, पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचने हुए 2 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर सही है। ठीक है, और ये टॉपिक पूछा गया था करेंट से, अवार्ड एंड हॉनर से, नेशनल स्पोर्ट्स से। ठीक है, और ये CDS एग्ज़ाम में अवार्ड्स और कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स पर हर साल 2 से 3 सवाल पक्के होते हैं। जो है CDS 1 2024 और CDS 2 2023 में पूछा गया था कि खेल रत्न किस खिलाड़ी को मिला, जैसे सत्विक सैराज, के रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पिछली बार मिला था। ठीक है, अब ये करंट में बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक और पारालिम्पिक अगस्त सितंबर 2024 में हुए थे, उन्हीं खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट करके जनवरी 2025 में अवार्ड दिया गया और एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में था, इसलिए जनवरी का ये सबसे बड़ी स्पोर्ट्स न्यूज़ डायरेक्ट एग्ज़ाम में छप गई। ठीक है, और लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम, तो अगर आपने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स को थोड़ा सा भी फॉलो किया तो मनु भास्कर शूटिंग स्टार और हरमनप्रीत सिंह सरपंच साहब हॉकी का नाम सबकी ज़ुबान पर था। गुकेश डी ने चेस में डंका बनाया था। जब चारों खिलाड़ी अपने अपने फील्ड में पीक परफॉर्मेंस पर चल रहे हैं तो उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलना तय था। ये ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्बिनेशन स्टेट्स में अक्सर ऑल ऑफ द अबव सही निकलता है। ठीक है, हाउ टू आस्क क्वेश्चन फ्यूचर इन एग्जाम, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट शूटिंग हॉनर, इज एडमिनिस्ट्रेड एनुअली बाय विच मिनिस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को। ठीक है, सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 115, फेमस फिल्म पर्सनैलिटी क्या है। क्वेश्चन फ्लोइंग कंसाइडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट prominent film personality of India. He was born in Hyderabad. He emerged in the 1970 with a series of film star challenged mainstream Bollywood. He becomes widely known for Bharat Ek Khoj, a landmark 33 episode television series. He directed a 2023 biopic about Sheikh Mujibur Rahman. Identify the personality from the following. So option number A है गोविंद निहालयानी, ऑप्शन बी है ग्रीस कार्नड, ऑप्शन नंबर सी है समय बेनिगल, ऑप्शन नंबर डी है मणि रत्नम, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, समय बेनिगल। तो ये क्यों सही है ऑप्शन नंबर सी, देख लेते हैं। मतलब सारे क्लूज नहीं उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं। कैसे? बर्थ उनका जन्म 1934 में हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, और 1970 सिनेमा उन्हें अंकुर 1974, ठीक है,
और निस्हत 1975 और मंथन 1976 जैसी फिल्मों से इंडिया में पैरेलल सिनेमा आर्ट सिनेमा की शुरुआत की, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग थी। और ऑप्शन मतलब ये थी, भारत एक खोज 1988 पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बेस्ड दूरदर्शन का सबसे बड़ा 53 एपिसोड का हिस्टोरिकल सीरियल उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और ये 2023 बायोपिक उन्होंने बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशंस पर एक मेगा बायोपिक डायरेक्ट की थी, ठीक है, डायरेक्ट की थी जिसका नाम था मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन 2023, जो इंडिया और बांग्लादेश को जॉइंट ठीक था, वेंचर था। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, क्योंकि गोविंद निहाली ये समय बंगाल के सिनेमेटोग्राफर थे और बाद में खुद बड़ी फिल्में बनाई, जैसे आक्रोश, तमाशा, ठीक है, तमाश पर उनका जन्म सिंध नाव पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने भारत एक खोज डायरेक्ट नहीं किया था। ऑप्शन बी ग्रीस कर्नड, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये मशहूर कन्नाडा एक्टर, प्ले राइट और डायरेक्टर थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने सयाम बंगाल की फिल्म में काम किया था, जैसे मंथन और निशांत, पर डायरेक्ट वही नहीं थे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी मानी रतन, ये साउथ इंडिया सिनेमा के महान डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर हैं, जैसे रोज़ा, बॉम्बे, पूनिया, सेलवान। उनका 1970s के पैरेलल मतलब बॉलीवुड सिनेमा या भारत एक खोज से कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर और बुक, ये करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सिनेमा अवार्ड, स्कोर्स, न्यू कवरेज ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट फिल्म प्रोसेसिंग नेशनल फिल्म अवार्ड्स से अपडेट में हुआ था, ठीक है, पूछा गया था। ये यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम में प्रोमिनेंट पर्सनालिटी डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। सीडीएस 1 2022 में लगातार लता मंगेशकर जी और सीडीएस 2023 में सत्यजीत राय की फिल्मों पर ऐसी ही डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स देकर नाम पूछा गया था, ठीक है। अब देखो ये करंट अफेयर में भी था, इसलिए ये फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन लेट 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी। 2024 में इसको अलग अलग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और गवर्नमेंट स्क्रीनिंग में काफ़ी पुरस्कार मिले। 2025 के पेपर में आने का बड़ा कारण इस मूवी का डिप्लोमेटिक और कल्चरल इम्पैक्ट था। अब ये लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम, भारत एक खोज रूल, अगर आपको उनका जन्म या 2023 की बायोपिक नहीं भी पता थी तो जनरल नॉलेज के लिए भारत एक खोज पूरे इंडिया का एक ऐसा लैंडमार्क आइकॉनिक सीरियल है जिसका नाम हमेशा श्याम बंगाल के साथ जोड़ा जाता है। स्कूल की हिस्ट्री क्लासेस या डीडी नेशनल के पुराने फैंस के लिए ये एक डायरेक्ट गिव्स वे कीवर्ड था, ठीक है। अब ये हाउ टू मतलब इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, तो द लैंडमार्क फिल्म मंथन 1976 विच वॉज इंटायरली क्राउड फंडेड बाई 500,000 डेली फार्मर्स ऑफ गुजरात वाज डायरेक्टेड बाई विच फिल्म मेकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी श्याम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राज कपूर, ऑप्शन नंबर डी गुरुदत्त। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, क्या श्याम बंगाल, ठीक है, बंगाल। सो इसको याद रखना। और एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते 116, क्या है द ऑर्डर ऑफ मुबारक AI कबीर, क्या है क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मुबारक AI कबीर इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ, ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी है कुवैत, ऑप्शन नंबर सी है बहरीन, ऑप्शन नंबर डी है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, कुवैत। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी क्यों राइट है, क्योंकि कुवैत
है दिसंबर 2024 में कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जब्बर अल शाहब ने पीएम नरेंद्र मोदी को कुवैत का सबसे ऊंचा सिविलियन हॉनर ऑर्डर ऑफ मुबारक ए कबीर मतलब विशम मुबारक ए कबीर से नवाजा था। ये अवार्ड उन्होंने दोनों देशों के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इस अवार्ड का नाम कुवैत के 7th रूलर मुबारक अल साहब मुबारक द ग्रेट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्यों गलत है? क्योंकि इजिप्ट का हाईएस्ट हॉनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या है इजिप्ट का सबसे ऊंचा हॉनर? क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो पीएम मोदी को जून में 2023 में मिला था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी, बहरेन मतलब बहरेन का हाईएस्ट अवार्ड किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रिनासाज है, जो पीएम मोदी को 2019 में मिला था। और ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जयद, जो पीएम मोदी को अगस्त 2019 में मिला था। ठीक है, ये पूछा गया है करंट अफेयर्स अवार्ड एंड हॉनर्स इंटरनेशनल विजिट पीएम अवार्ड लिस्ट से। ये पीएम मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल स्टेट हॉनर्स पर यूपीएससी सीडीएस और एनडीए में अब तक 5 से 6 बार डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग सवाल पूछे चुके हैं। सीडीएस में 2024 में फ्रांस के लेजेंड ऑफ हॉनर और सीडीएस 2023 में इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ नाइल पर डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुआ था। ठीक है, तो ये करंट बिल्कुल फ्रेश इवेंट्स 22 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया गया था और पेपर अप्रैल 2025 में था। तो 23 से 26 के दौरान पीएम मोदी को नाइजीरिया ऑर्डर ऑफ द नाइगर, क्या नाइजीरिया का क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइजर। और ज्ञाना का है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस डोमिनिशा और बारदोश जैसे कि कई देशों के टॉप अवार्ड्स मिले हैं, जिस वजह से ये टॉपिक मस्ट प्रिपेयर बन जाता है। ठीक है, तो पीएम मोदी को नाइजर ऑर्डर ऑफ द नाइगर और ज्ञान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और डोमिनिशा और बारदोश जैसी कई देशों के टॉप अवार्ड्स मिले। ठीक है, अब ये लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम और मिडिल ईस्ट देश में अवार्ड्स के नामों से गेस किया जा सकता है। हालांकि चारों ऑप्शंस गल्फ अरब नेशन से है, पर ये मतलब अल काबिर रॉयल हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कुवैती रूल से डायरेक्ट लिंक्ड मानी जाती है। इस तरह के फैक्चुअल अपडेट्स की एक सेपरेट टेबल बनाकर याद रखना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब हाउ टू आस्क इन फ्यूचर इन एग्ज़ाम। तो मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू, ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और ऑप्शन 3 ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। तो ऑल आर करेक्ट। ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू रशिया, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, ऑप्शन नंबर 3 है ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट कुवैत। ऑल आर करेक्टली मैच। ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 117 बेल्ज ईगल नेशनल बर्ड डिक्लेरेशन, क्या है क्वेश्चन? बेल्ड ईगल, ठीक है, हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इजराइल आयरलैंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यूएसए। कैसे यूएसए सही है देख लेते हैं। ये सवाल एक बहुत क्या है बड़े शॉक फैक्ट पर बेस्ड था। लोग सोचते हैं कि ये बर्ड ईगल तो मतलब सदियों से अमेरिका का सिंबल है, करेंसी
और ऑफिशियल सील्स पर दिखता है, पर सच्चाई ये है कि इसका पहले कभी भी यूएस के किसी फेडरल लॉ कॉडिफाइड बिल के द्वारा ऑफिशियल नेशनल बर्ड का स्टेटस नहीं मिला था। दिसंबर 2024 को प्रेसिडेंट जोई बिडेन ने एक बी पार्टीशन बिल, ठीक है, बी पार्टीशन बिल पर साइन किया और पहली बार बर्ड ईगल को ऑफिशियली यूएसए का नेशनल बर्ड बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चाइना इसलिए गलत है क्योंकि चाइना का नेशनल बर्ड रेड क्राउनेड कैरीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि इंग्लैंड का नेशनल बर्ड यूरोपियन रोबिन है। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड गलत इसलिए है कि आयरलैंड का नेशनल बर्ड नॉर्दर्न लैपविंग है। इन तीनों का इस नए लेजिस्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बताओ इंडिया का नेशनल बर्ड कौन है? अब तुम बताओगे कमेंट में। अब क्वेश्चन कहाँ से आया था? ये करेंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल मिसलेनियस इवेंट्स, बैटरियल, ठीक है, बिट्स से। अब ये सीडीएस एग्ज़ाम ऐसे अजीब से या शॉक वैल्यू वाली न्यूज़, यूजुअल फैक्ट्स, अनयूजुअल फैक्ट पर हमेशा 1 से 2 बार पूछता है सवाल। सीडीएस 2020 में पूछा गया था कि न्यूजीलैंड, ठीक है, ने किस रिवर को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया था, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक करंट में बना हुआ था जिसकी वजह से ये पूछा गया है। दिसंबर 2024 के एंड में पूरे ग्लोबल मीडिया BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स पर छाई हुई थी क्योंकि वो लोगों को हैरानी हो रही थी कि 240 साल से सिंबल होने के बाद भी ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं था। जनवरी-फरवरी 25 के तक इसका डॉक्यूमेंटेशन चला और डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, ठीक है। लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम, देखिए कॉमन सेंस क्या है। अगर आपको ये शॉकिंग एक्ट नहीं भी पता होता तो आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में बर्ड ईगल किस देश का सबसे बड़े लेवल पर आइकॉन है। और हॉलीवुड मूवीज़ से लेकर अमेरिकन पासपोर्ट और प्रेसिडेंटल सील तक पर इस सिर्फ बड़े बर्ड ईगल ही दिखता है। जब वर्ड पूछा गया बर्ड ईगल डिक्लेयर एज नेशनल बर्ड टू आँख बंद करके भी आप यूएस से टिक कर सकते थे क्योंकि इसका लिंक किसी और दूसरे देश से बन ही नहीं सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगले कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बर्ड्स ऑफ द यूएसए। तो ऑप्शन नंबर 1, द बर्ड ईगल वाज ऑफिशियली codified into US federal law as the national bird in late 2024. Option 2 है the bird eagle is native only to the continent of North America. Both are correct. क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 118 है। तो 118 क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण क्या है? सूर्य किरण इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल, क्योंकि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होने वाली एनुअल सालाना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये अल्टरनेट तरीके से एक बार इंडिया में और एक बार नेपाल में कंडक्ट की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जंगल वारफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में दोनों देशों की आर्मीज के बीच कोऑर्डिनेशन को बैठकर बनाया है। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली मुख्य मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है क्या है? समृति है, ठीक है, क्या है? समृति। ऑप्शन बी भूटान, भूटान के साथ इंडिया की कोई ऐसी बड़े स्केल की नेम्ड मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि इंडिया आर्मी की इमिट्रेट इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम वहाँ परमानेंट बेस पर ट्रेनिंग देती है, ठीक है। सिंगापुर क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया और सिंगापुर के बीच बिलेटेरियल आर्मी एक्सरसाइजेस का नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र
है और नेवी एक्सरसाइज का नाम सिम्बेक्स है। ठीक है, अब ये टॉपिक पूछा गया था करंट अफेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन्स के डिफेंस पोर्टल का बेसिक स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर यूपीएससी हर साल सीडीएस एनडीए में कम से कम किरण मतलब 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछता है। और सीडीएस 1 2020, सीडीएस 2 2022 में भी सूर्य किरण और गरुदा शक्ति पर सवाल आ चुके हैं। ये टॉपिक अब तक 6 से 7 बार अलग अलग मिलिट्री वेरिएंट्स में पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक करेंट में बना हुआ था। ठीक है, सूर्य किरण 17 एडिशंस नवंबर दिसंबर 2023 में पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ था और इसका 18 एडिशंस लेट 2024 में नेपाल में कंडक्ट किया गया था। क्योंकि ये बॉर्डर मैनेजमेंट के हिसाब से काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए ये सवाल पेपर में हमेशा हॉट फेवरेट रहता है। ठीक है, अब देखो मतलब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्जाम। सूर्य मतलब सन और किरण मतलब रे। ठीक है, दुनिया के सूर्य की सबसे पहली और ऊंची किरण कहाँ पड़ेगी? सबसे ऊंची छोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इस छोटी सी कोरिलेशन से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि सूर्य किरण नेपाल। ठीक है, सूर्य किरण नेपाल। अब हाउ टू आस्क इन फ्यूचर मैच द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विथ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ऑप्शन ए है मित्र शक्ति ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है हारिम्यू शक्ति मलेशिया, ऑप्शन नंबर 3 नोमेडिक्स एलिफेंट मंगोलिया। तो ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 वर्ल्ड हेरिटेज क्लासिकल लैंग्वेज एंड इनिशिएटिव्स। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन 1 है मोइडम द माउंट बुरल सिस्टम ऑफ द होम डायनेस्टी वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ऑप्शन बी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conferred द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली। ऑप्शन 3 है प्रोजेक्ट पारी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 1, ऑप्शन नंबर 3 वो 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ओनली 1। देख लेते हैं कैसे ओनली 1 राइट है, क्योंकि मतलब रेडियो मोइडम्स आसाम के अहोम डायनेस्टी का माउंट बोरियल सिस्टम को जुलाई 2024 में न्यू दिल्ली में हुए 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशंस के दौरान ऑफिशियली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। ये इंडिया की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी और नॉर्थ ईस्ट से पहली कल्चरल साइट है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 गलत इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा स्ट्रिक्टली ट्रैप था। अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 नए लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया था, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली और मैथिली। इस लिस्ट में मैथिली नहीं है। ठीक है, इस लिस्ट में क्या है? मैथिली नहीं है। और यहाँ ऑप्शन में मराठी की जगह मैथिली लिखकर स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है? क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट पाली पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक शानदार इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसे ललित कला अकेडमी के साथ मिलकर एक्सक्यूट किया गया ताकि पब्लिक स्पेस को आर्ट और म्यूल्स से सजाया जा सके। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर यूनेस्को साइट इन इंडिया कल्चरल लैंग्वेज क्राइटेरिया CCRT नितिन सिंघानिया और करेंट अफेयर्स और कल्चरल सेशन से आया था।
ये मतलब यूनेस्को साइट्स और क्लासिकल लैंग्वेज पर यूपीएससी का डीप ऑब्सेशंस है। यूपीएससी सीएससी 2024 और सीडीएस 2022 में धोलावीरा और रामापा टेम्पल पर सवाल पूछा गया था क्लासिकल लैंग्वेज पर। अब तक 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो करंट क्या है, ये पूरा मतलब जुलाई से अक्टूबर 2024 के सबसे बड़े कल्चरल करंट अफेयर्स अपडेट का मैशअप था क्योंकि 2024-25 में क्लासिकल लैंग्वेज की टोटल गिनती 6 से बढ़कर 11 हो गई, ठीक है। ये टॉपिक पूरे साल न्यूज़पेपर में चला था। अब लॉजिक टू ट्रिक सॉल्व इन एग्ज़ाम द मिनिस्ट्री ट्रैप लैंग्वेज फिल्टर। तो ये क्या है, यूपीएससी में जब भी कोई प्रोजेक्ट या पोर्टल दिया जाता है तो 80% टाइम उनकी मिनिस्ट्री स्वेप्ट मतलब उल्टा होती है। प्रोजेक्ट पारी आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टली कल्चर एस्थेटिक से जुड़ा है तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिंक बैठता नहीं है। इससे स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है। साथ ही अगर आपको नए 5 लैंग्वेज याद है तो आपको पता होगा कि मराठी को लेकर बड़ा मूवमेंट था, मैथिली को नहीं मिला है, जिससे स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 ही सही होगा। हाउ टू आस्क फ्यूचर इन एग्जाम, हाउ मेनी लैंग्वेज करंटली होल्ड द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया एज ऑफ 2026। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 14। तो ऑप्शन नंबर 11 और सी सही है। 11 क्या है, मतलब पुरानी क्या है, 6 पहले पुरानी क्या है देखो, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, उड़ीसा। फिर 5 नहीं आई, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली, मराठी, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 120, ठीक है। 120 इसरो PSLV मिशंस मैचिंग क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग PSLV लॉन्च बाय इसरो इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर मिशंस। तो क्या है ऑप्शन मतलब है PSLV और मिशंस। ऑप्शन ए है PSLV C60 मतलब स्पेस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी है PSLV C59 प्रोबा 3। ऑप्शन नंबर सी है PSLV C58 एक्सपोसट और ऑप्शन नंबर डी है PSLV C57 DSR। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्यों डी सही है, क्योंकि दी इनकरेक्ट मैच है, ठीक है, क्योंकि सवाल में ही पूछा था नॉट करेक्टली मैच, तो ये हमारी सही आंसर हो जाती है। PSLV C57 ने भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सितंबर 2023 में कामयाबी से लॉन्च किया था, ठीक है, जबकि DSSR सिंगापुर का सैटेलाइट को PSLV C56 के द्वारा जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ये पूरी तरह से गलत मैच होता है, ठीक है। अब ये PSLV C60 ये स्पेस एक्स मतलब स्पेस डूइंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया, जो फ्यूचर इंडियन स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक क्रिटिकल माइलस्टोन है। ऑप्शन बी PSLV C59 इसने ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया, जो सन को कोरोना को स्टडी करने के लिए एक डबल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ है। PSLV C58 इसने 1 जुलाई 2024 को भारत के महान एक्सपोसेट मतलब एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था, ठीक है। ये टॉपिक पूछा गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो लॉन्च व्हीकल्स और मिशंस। तो ये पहले PYQ में आ चुका है। इसरो के एग्जैक्ट रॉकेट व्हीकल्स जैसे C55 C56 57 पर मैच द फॉलोइंग करने वाले सवाल बहुत UPSC बहुत खास कर पूछता है। CDS 1 2024 में EOS 7 और लॉन्च व्हीकल्स पर सवाल था। NDA 2023 में चंद्रयान 3 या रॉकेट
LVM3 M4 पर क्वेश्चन आया था। इस सेक्शन में अब तक कम से कम 5 से ऊपर सवाल आ चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक करंट अफेयर में बना हुआ था। 23 से 25 के बीच इसरो ने कमर्शियल स्पेस मार्केट में मतलब झंडे गाड़े हैं। आदित्य L1 C57 एक्सपोसेट C58 और प्रोबो 3 C59 और स्पेस एक्स C60 के कंटिन्यूअस टाइमलाइंस में लॉन्च हुए हैं, जिसकी पूरी सीक्वेंस करंट अफेयर्स में सभी प्लेटफॉर्म पर कवर किया गया था। लॉजिक टू ट्रिक सॉल्विंग एग्जाम, द बिग मिशंस रिकॉल। अगर आपने इसरो का सबसे बड़ा हिस्टोरिक सन मिशन क्या है, सन मिशन आदित्य L1 ट्रैक किया था, तो आपको ये जबान पर रहता होना चाहिए था कि रॉकेट का नाम PSLV 557 था। ठीक है, और जैसे ही आपको याद आएगा कि C57 तो आदित्य L1 का था, आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ऑप्शन डी में दिया गया DSR बिल्कुल गलत है और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, और हाउ टू आस्क फ्यूचर इन एग्जाम क्वेश्चन, विच लॉन्च व्हीकल्स वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर इंडियाज अपकमिंग क्रीविड स्पेस फ्लाइलाइट प्रोफाइल अंडर द गगनयान मिशन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट्स। सो ऑप्शन ए है PSLV C58, ऑप्शन बी है LVM3, ऑप्शन या HLVM3, ऑप्शन सी है GSLV F14, ऑप्शन डी है SSLV D3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, HLVM3 ह्यूमन रेटेड LVM3। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो UPSC CDS 1 ठीक है, और मेंस का PYQs हो गया है, ऑल द थिंग्स कवर कर लिए हैं और बहुत आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगर आपने अब तक इससे पहले पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, एंड कुछ भी हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं इन कमेंट में। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, एंड जय हिंद।